नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में 7 विधानसभा की सीट है जिन पर उपचुनाव होना है और अब उपचुनाव की तारीख का ऐलान भी जल्द ही होने जा रहा है क्योंकि समय सीमा समाप्त होने जा रही है। हालांकि 7 जो सीट है उनकी समय सीमा अलग अलग है, लेकिन चुनाव 7 सीट पर एक साथ ही किए जाने हैं। इसलिए पहली यानी कि विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव के बाद जो सांसद बने विधायक, वहां से जो तारीख यानी कि 4 जून की तारीख के बाद से अब तक 6 महीने का सिलसिला बहुत दूर नहीं है। इसी बीच चुनाव संपन्न होना है। चुनाव आयोग को भी तैयारी करनी है, राजनीतिक दलों को भी। राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। कांग्रेस बैठकों को लेकर लगातार गंभीरता दिखा रही है, कई तरह की चर्चाएं कर रही है, लेकिन बीजेपी की कल रात को दिल्ली में हुई बैठक के बाद खबरें ये आ रही है कि नाम जो है 3-3 नाम का पैनल बन चुका है। उन नामों में कुछ दिलचस्प नाम भी सामने आ रहे हैं। हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि दरअसल किसके आने से किस सीट पर कितना असर किसके पक्ष और किसके विपक्ष में हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर सुमित गर्ग हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, श्याम झा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्याम झा जी, तीन तीन हर विधानसभा सीट पर आप, बाकी सभी लोग अपना प्लीज ऑडियो बंद कर लीजिए ताकि कार्यक्रम में व्यवधान नहीं आए। श्याम झा जी, कहाँ तक पहुंची ये बात? तीन नामों के पैनल की खबर में कितनी सच्चाई है? कितना समय और लगेगा इन 3 नामों से आगे बढ़ने में? देखिए मीना जी, ये कोर कमेटी का विषय है। कोर कमेटी ने निर्णय लगभग ले लिया है और उसमें जो उनको उचित लगा और उन लोगों के लिए विचार चल रहा है और लगभग आप मान के चलिए कि जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा और सार्वजनिक रूप से भी घोषित कर दिया जाएगा। श्याम झा जी, ये तो अपेक्षित है, ये तो होना ही है। सवाल मेरा ये था कि 3-3 नामों के पैनल को लेकर जितनी चर्चाएं चल रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है? उनमें कौन कौन से प्रमुख नाम हैं? जैसे झुंझुनू से सतीश पूनिया के चुनाव लड़ने की बातें आ रही हैं, कितनी सच्चाई है उसमें? देखिए विचाराधीन है, ऐसा नहीं, सच्चाई तो है, उसमें भी बात चल रही है, उसमें भी चर्चा चल रही है। उसमें हो भी सकता है कि सतीश पूनिया जी लड़े और सारी संभावनाएं अभी तक तो खुली हुई है। आने वाले समय में जब निर्णय लिया जाएगा उस समय सोच विचार के तय किया जाएगा कि किसको लड़ाना है, कौन लड़ेंगे कौन नहीं लड़ेंगे। जी, श्याम झा जी, जब सत्तारूढ़ दल होता है तो उससे जो है उसकी अपेक्षाएं जनता से ज्यादा होती है और उसके रिसोर्सेज भी ज्यादा होते हैं। ये कोई हम पहली बार चर्चा नहीं कर रहे, ये सभी जानते हैं। तो लेकिन उसके बाद भी आपके लिए 7 सीट जो है वो काफी कठिन डगर है। इस बात का एहसास पार्टी को है और इस बड़ी बैठक में इसको लेकर भी चिंतन मनन हुआ है कि कैसे इस मुश्किल स्थिति को अपने पक्ष में करना है पार्टी को। देखिए मीना जी, 7 सीट में से केवल एक सीट ऐसी है जो भाजपा के पास रही हुई है, बाकी तो सारी सीटें कांग्रेस के खाते में ही थी। लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी मेहनत कर रहा है, पदाधिकारी भी मेहनत कर रहे हैं कि ये इस उपचुनाव में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। जी, अच्छा लगा आपने बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं इतना ही बोला। अक्सर प्रवक्ताओं की भाषा शैली से आप बचे रहे। श्याम झा जी, बनाए रखिए अपनी इस प्रवृत्ति को। डॉक्टर सुमित गर्ग, आपके लिए जब मैदान में हम जाते हैं तो परिस्थितियां अनुकूल है या विपरीत है? कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त परिस्थितियां अनुकूल हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ दल की जो तैयारी है, हरियाणा में जिस तरह की शिकस्त खाई है कांग्रेस ने, डर राजस्थान तक आया है? मीना जी नमस्कार। जहां तक इन उपचुनावों का सवाल है तो मैं आपको बता देता हूं कि हम इनको लेके अति गंभीर है और इसी के चलते हमने लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद इन पर कार्य करना चालू कर दिया था। जून के 2nd या 3rd वीक में हमने
यहाँ सब जगह अपनी कमेटीज बना दी थी, कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए थे जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मॉनिटर कर रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी रंधावा साहब इनको पर्सनली एक एक सीट को मॉनिटर कर रहे हैं। महासचिव प्रभारी जो जितने भी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं उनके लगातार टच में है। हम इन 7 सीटों को गंभीरता नहीं, अति गंभीरता से ले रहे हैं। और जहां तक मेरा आपने कहा कि हरियाणा की आंच यहां तक आएगी, तो मैं आपको बता देता हूं मीना जी, ये राजस्थान की कांग्रेस है जो सुदृढ़ भी है, सुसंगठित भी है और अपनी टास्क को लेके बहुत पहले से तैयार भी है। हमने यही उपचुनाव में किया था, पहले वाले में सरदार शहर में, कि किस तरह से जीतने के तुरंत बाद बीजेपी को हमने शिकस्त दी। वही कुछ हम इन 7 चुनावों में फिर दोहराएंगे और हम इसके लिए पूर्णतः कमर कस के तैयार हैं। जी, स्वाभाविक है। जगदीश शर्मा जी, दोनों का कॉन्फिडेंस लगभग एक ही जैसा है। 7 सीट है, 7 में से सत्तारूढ़ दल के खाते में इस वक्त जो है वो स्थिति कमजोर है तुलनात्मक रूप से, क्योंकि सीट का गणित जो है, हर सीट का गणित बड़ा कॉम्प्लेक्स वाला है और मुकाबला 7 में से लगभग 4 पर तो त्रिकोणीय है। तो ऐसे में बीजेपी की तमाम तैयारी के बाद भी बीजेपी की जिस तरह की सतीश पूनिया को मैदान में उतारने की जो रणनीति है, डॉक्टर सतीश पूनिया झुंझुनू से अगर मैदान में उतरते हैं तो जो ओला परिवार का परिवारवाद जो झुंझुनू में हमेशा से, और पहली बात तो ये कि क्या डॉक्टर सतीश पूनिया झुंझुनू जाना चाहेंगे, क्या उन्हें जाना चाहिए? जगदीश, मीना जी, ऐसा है, अभी तो हालांकि नाम कोई भी फाइनल नहीं हुआ, इसलिए कयासवादी से नाम तय करके उसको मतलब फाइनल समझकर उस पर टीका टिप्पणी करना तो मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि नाम कोई फाइनल ही नहीं हुआ। अब सतीश पूनिया को पार्टी ने नाम भेज दिया तो इसका मतलब नहीं है कि लड़ाने जा रही है। हो सकता है कि नाम उनका आया हो और उसको सजेस्ट करते हुए भेज भी दिया हो। सतीश पूनिया जी का उत्साह इस समय बढ़ा हुआ है। उससे बढ़ा हुआ इसलिए है कि अभी अभी उन्होंने अपने पेट में एक बीमारी थी, उसका इलाज करवा लिया, जहां चुनाव प्रचार करने गए वहीं करा लिया। और दूसरा ये कि जहां वो प्रचार करने गए, जहां प्रभारी बने, वहां चुनाव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी ने वहां अच्छे ढंग से तीसरी बार सरकार बनाने के लिए चुनाव जीत लिया है, तो इसलिए उनका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि एक आदमी जो है ये तय करता है कि भाई मुझे किसी न किसी लेजिस्लेटिव सिस्टम में रहना चाहिए, किसी न किसी संवैधानिक पद पे बना रहना चाहिए, जिसके लिए कि हम राजनेता आते हैं बेसिकली। तो वो इसलिए उत्साहित हो रहे होंगे कि मैं चुनाव लड़ लूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको पार्टी टिकट देगी, क्योंकि पार्टी जो है उनको देख चुकी है, आजमा चुकी है पहले भी, और वो चुनाव अपने जीवन में एक आदि कोई जीते नहीं जाते। चुनाव को दूसरे स्टेट में जाकर प्रभारी के तौर पर लड़वाना अलग चीज है, और अपने इलाके में खासकर ये इलाका इनका भी नहीं है बेसिकली, ये चूरू से लड़ रहे हैं या झुंझुनू से इनका नाम जा रहा है, अभी यही खाली झुंझुनू की है, जहां से ओला परिवार का पूरा प्रभुत्व और विधायक से सांसद बन गए विजेंद्र ओला, इसलिए पूरी कहानी चल रही है। नहीं, ओला फैमिली में तो और भी कई सारे लोग हैं जो कि चुनाव लड़ सकते हैं अगर यही बात है तो, क्योंकि ओला फैमिली में उनका जो राजनीतिक दबदबा है वो उस इलाके में काफी अच्छा है, और पहले से भी काफी चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरी तीसरी पारी है, ये पीढ़ी है जो कि ये चुनाव की राजनीति में मौजूद है। तो ऐसी सूरत में जब तक 7 उम्मीदवार घोषित नहीं हो जाते, चुनाव की संभावनाओं या उम्मीदवारों की संभावनाओं के ऊपर क्या बोला जाए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई अभी बोलने का टाइम है मेरे। जी बिल्कुल, समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन उससे पहले खबरों के बाजार में और हवा में जिस तरह से क्लाउड में सतीश पूनिया झुंझुनू उपचुनाव सीट को लेकर कैंडिडेट्स के नाम फ्लो कर रहे हैं राजीव तिवारी जी, उस फ्लो में सवाल एक ये भी है कि जिस तरह से राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा चुनाव में
पूरा का पूरा जो हरियाणा में भी दरअसल तो किसान वर्ग बड़ी संख्या में किसान और जाट मतलब एक दूसरे के पर्याय के रूप में देखें तो बड़े विरोधी नजर आए बीजेपी की, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। राजस्थान में बीजेपी की हार का मतलब तो सीट कम हुई लोकसभा में और इतनी बड़ी संख्या में कम हुई, उसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जाट था। ऐसे में डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारकर बीजेपी क्या उस जाट फैक्टर को कम अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर सकती है? ये सवाल 7 सीट पे सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कि जहां अगर सतीश पूनिया के करियर के लिए भी है, जैसा कि जगदीश जी ने कहा, चुनाव वो 4 बार मैदान में उतरे लेकिन या 3 बार, लेकिन चुनाव एक बार जीत पाए आमेर विधानसभा से। 4 बार उतरे, 3 बार चुनाव हारे। ये उनका जो चुनाव था वो तीसरा चुनाव हारे थे, पहले भी वो 2 चुनाव हार चुके थे। लेकिन हरियाणा जैसा जिसके लिए बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये कयास लगा रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस सरकार बना रही है, वहां का प्रभारी बनाना, उन पर विश्वास करना और उसके बाद वहां पर जीत हासिल करना। पिछले लगभग 1 सप्ताह से डॉक्टर सतीश पूनिया इन सुर्खियों में है राजीव तिवारी जी। देखिए, चुनाव लड़ना और लड़ाना दोनों अलग विधाएं हैं, और आप ही ने भी बताया 4 में से 3 बार वो परास्त हो चुके हैं, हार चुके हैं, तो इस विधा में वो थोड़े कमजोर पड़ते हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो खुद भी चाहेंगे कि मैं झुंझुनू से जाके लड़ूं। एक जाट के खिलाफ जाट लड़े तो कांग्रेस वहां से जाट को ही लड़ाएगी, तो और वो उनका क्षेत्र भी नहीं है। और इस समय उनकी स्थिति पार्टी में मजबूत हुई है हरियाणा की वजह से कि भाई हरियाणा में फंसा हुआ चुनाव उन्होंने, या उनके प्रयासों से, पूरी पार्टी के प्रयासों से बीजेपी जीत पाई। तो वो ये भी नहीं चाहेंगे कि अगर एक और हार का दाग लग गया उनके ऊपर तो वो कैरियर पे बड़ा असर। अभी तो वो देखिए, भाजपा का संगठनात्मक पूरा स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलेंगे, पूरी उनकी कार्यकारिणी बदलेगी, तो वो चाहेंगे कि इस संगठन में ही मैं कोई बड़ा पद पाकर और बनिस्पत लड़ने के चुनाव लड़वाऊं, पार्टी को उसकी उस रणनीति का हिस्सा बनूं। तो मेरे को नहीं लगता कि वो वहां से झुंझुनू से रिस्क उठाएंगे चुनाव लड़ने की। अब आगे पार्टी का अगर कोई आला कमान का डिसीजन हो गया तो वो बात अलग है, उसको तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन वो खुद स्वयं नहीं चाहेंगे कि मैं और आप देख लीजिए कि बीजेपी में तो ये होता है कि जो ज्यादा चर्चा में होता है उसका टिकट वैसे ही कट जाता है। बिल्कुल। राजेंद्र राठौर भी एक नाम है राजीव तिवारी जी, और बीजेपी के जो हाल ही में राजस्थान के प्रभारी बने हैं, उन्होंने किसी संवाद में ये कहा कि वो चाहते हैं कि राजेंद्र राठौर जैसे लेजिस्लेटर बने तो विधानसभा में नजर आए, क्योंकि उनकी जो विधायी क्षमता है विधानसभा में, जो विधायी प्रक्रियाओं की समझ है, उस लिहाज से उनको विधानसभा में होना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि साथ में कहीं उनके लिए भी कोई चांस बनता है क्या? नहीं, चांस लड़ना चाहेंगे, वो झुंझुनू से लड़ लेंगे, लेकिन आप स्थिति देखिए कि वो भी फिर किरोड़ी लाल मीणा जी जैसे थोड़ी बनना चाहेंगे। मुख्यमंत्री वो बन नहीं सकते, उप मुख्यमंत्री उनको बनने नहीं दिया जाएगा। फिर आप देखिए फिर वही वाली स्थिति आएगी कि सीनियर मोस्ट नेता जो है वो फिर मातहत काम करेंगे, फिर वही ईगो क्लैश होंगे, दूसरी चीजें होंगी। तो वो भी मेरे को समझ में नहीं आता कि राजेंद्र राठौड़ भी चाहेंगे कि मैं अब उम्र के इस पड़ाव पे आके, वो भी 70 प्लस हो गए, 71 के करीब है, 71 72, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि मैं इस उस पे आके, हाँ उनको कोई और जैसे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। वैसे तो अभी मदन जी अभी बने, तो अभी आगे 3-4 साल तो वैसे भी नहीं है, लेकिन वो भी चाहेंगे कि कोई मैं संगठन में ही बड़ा पद लूं और उसके आधार पर ही मैं आगे अपनी राजनीति चलाऊं। और आगे वो अब उनके बच्चों के
राजनीति में आने का समय हो गया है, उनको प्रतिष्ठित करने का समय हो गया है, तो ये लोग अब उस लाइन पर विचार करने लग गए हैं। जी अब उनको राजेंद्र राठौर, खुद लड़ने की बजाय उनको लगता है कि भाई हम अपनी आप पीढ़ी को, तो वो नेक्स्ट इलेक्शन तक शायद पराक्रम जी को हो सकता है कि अपने चूरू या तारानगर के लिए तैयार करें और वहां पे ही अभी ध्यान लगाए 4 साल, और वहां फिर अपने पुत्र को टिकट दिला के और वहां स्थापित करें। बनिस्पत की इन रिस्की सीट्स पे वो अभी प्रयास मेरे ख्याल में नहीं करेंगे। जी तो काफी कॉम्प्लेक्स स्थिति है, न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि बड़े बड़े दिग्गजों के लिए भी। चाहते भी हैं चुनावी मैदान में जाना, लेकिन बचते भी हैं क्योंकि हालात जो हैं वो कुछ इसी तरह के हैं। राकेश वशिष्ठ जी, इस वक्त 7 सीट की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी की जो तैयारी, मंथन, बैठकें, और अब तो प्रभारी महोदय एक एक करके सबके मतलब सबको पास लेने का प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि वो कितने पास आ पाएंगे और कितना योगदान दे पाएंगे, ये अपने आप में काफी दिलचस्प सवाल है। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर, ऑडियो ऑन करिए। ये ऑन नहीं हो रहा है सर, अभी ऑफ है। अभी ईयरफोन को हटाकर भी आप बात कर सकते हैं सर। इसलिए मैं बाहर लॉन में बैठा हो हुआ गया, हूँ। हो अभी ठीक गया। है राकेश जी, अभी ठीक है, अभी ठीक है। आ रही है भाई? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ऐसा है मीना जी कि भाजपा के बारे में कैंडिडेट किसको उतारेगी, इसके बारे में कोई कयास लगाना खामा-खा की माथापच्ची करना है, क्योंकि इसका इसके हिसाब से जब भी निर्णय आते हैं, बड़े विस्मयकारी निर्णय आते हैं, और किसको उतार दें किसको नहीं उतार दें। लेकिन पिछले कुछ समय से, जब से राधा मोहन अग्रवाल और मदन राठौर जी जिस तरीके से इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में घूमे हैं और वहां से कार्यकर्ताओं की मीटिंगें ली हैं, वहां के नेताओं से बातचीत की है, तो इन्होंने जमीनी स्तर पर काफी कुछ जानने का प्रयास किया है कि उनकी हकीकत क्या है, पार्टी की क्या स्थिति है। हरियाणा चुनाव से पहले इनकी स्थिति थोड़ी कमजोर थी, और हम भी कहते थे क्योंकि 1 सीट इनकी सलूम्बर है, बाकी 5-6 सीटों में से किसको क्या जीत पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है, और जो भी गेन करेगी वो भाजपा के लिए गेन ही होगा। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद ये उत्साहित हैं, और कार्यकर्ता में भी थोड़ा जोश है इस बात का। इन्होंने इस समयावधि के दौरान जो पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव था, उसको भी थोड़ा कम करने का प्रयास किया है, उसके लक्षण भी सामने दिखाई देने लगे हैं, जिसका निश्चित रूप से आगे चुनावों में नजर आएगा कि उनका कार्य किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये 2 चुनावों में बहुत बड़ी चोट खा चुके हैं, और उन्होंने जो पार्टी के अंदर जो नेताओं की कुछ नाराजगी थी, उसको भी थोड़ा सुलझाने का प्रयास किया है। अब वो उसमें कितने कामयाब हो पाते हैं अगले उसमें तो देखना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि अब की बार जो प्रत्याशी जो सामने उतारे जाएंगे, बहुत सोच समझ करके और इस करके। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सतीश जी को और राजेंद्र राठौर जी को चुनाव मैदान में उतारा जाए, क्योंकि इनके साथ इनको उतारने का मतलब यह है कि इनके अगर चुनावी हार गए तो राजनीतिक कैरियर का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि इनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो, क्योंकि दोनों के लिए झुंझुनू जो सीट है वो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर की सीट है, और ना इनके लिए कोई जातिगत समीकरण ऐसे हैं जिससे इतने बड़े नेता हैं कि उन जातिगत समीकरणों के तहत चुनाव लड़ सके और सारी बात कर सकें। जहां तक कि दौसा की बात है, एक बात ये हो सकती है, क्या सी लगा सकते हैं अपन तो, कि शायद चोरीलाल मीणा को थोड़ा संतुलित करने के लिए, क्योंकि उनका 3 सीटों पर इसका प्रभाव आएगा, चोरीलाल मीणा जी सलूम्बर में भी प्रभाव करेंगे, 84 में भी वो प्रभावित करेंगे, और दौसा को भी प्रभावित करेंगे। शायद एक इनके भाई जगमोहन मीणा जी को बनाया जा सके, लेकिन सवाल ये है कि वहां जो चुनाव होता है दौसा के अंदर, वो मीणा वर्सेस अदर कास्ट के बीच में होता है, और अब तक का इनका जो भाजपा का चुनाव गेम खेलती रही है वो गैर मीणा की रही है। शंकर लाल के चुनाव लड़ते थे, और वो पैसे की दृष्टि से भी थोड़ी
अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो इस बार भी कुछ कह नहीं सकते कि किसको क्या उतारे। लेकिन ये तय है कि अब की बार इनको ये एक जो सीट सलूम्बर से ज्यादा है उसके कुछ ज्यादा गेन करने की स्थिति में है, क्योंकि उसके दो कारण हैं। पहला ये कि सरकार इनकी है, सरकार के पक्ष में उपचुनाव होता है तो उसके कुछ परिणाम निश्चित रूप से अलग आते हैं। दूसरा, कार्यकर्ताओं में जोश है और पार्टी इस बार कोई गलती नहीं करना चाहेगी जिससे ये लगे कि पार्टी का आधार, पार्टी का संगठन यहाँ कमजोर है। इसलिए बड़ा सोच समझ के सारे काम होगा और एक सीट से जितना भी आगे बढ़ेंगे वो इनके लिए गेन है। कांग्रेस के लिए जी 4 सीटों के लिए बचा पाना बहुत मुश्किल, बहुत जी चुनौतीपूर्ण रहेगा। 7 जो सीट है उन 7 सीट में से कितनी सत्ता पक्ष ले पाता है और नहीं ले पाता है, इससे सत्ता की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सरकार जी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन श्याम झा जी, नैरेटिव होता है कि सरकार के काम को पसंद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। जैसा राकेश जी ने कहा कि इस बार कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जो है वो पार्टी और ज्यादा सोच समझ कर करेगी, पिछली बार की तरह या पिछली बार से कम गलतियां करेगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है श्याम झा जी कि सलूम्बर के अलावा आपको कहाँ अपने आप को आप मजबूत पाते हैं, तुलनात्मक रूप से आपको ज्यादा उम्मीद नजर आती है, आपको ज्यादा वहां के समीकरण अपने पक्ष में करने के प्रयास दिखते हैं, आपके कैंडिडेट आपको जहां ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हो, वो कौन सी सीट है? मीना जी, 7 सीटों पे हम मजबूत हैं। बूथ स्तर तक की हमारी जो पूरी प्रक्रिया है, सारी चीज़ों को मैनेज करने की बूथ स्तर तक की तैयारी हमने कर ली है और 7 सीटों को लेकर के हम लोग आश्वस्त हैं। और हमें लगता है कि जो अभी तक जो सरकार बनने के बाद जो काम हुए हैं उसको लेकर के जनता भी खुश है। जनता को लगता है कि काम अच्छा हो रहा है। जो युवाओं के, खासतौर से युवाओं को जिस प्रकार से पेपर लीक गिरोह का भांडाफोड़ हुआ, लॉ एंड ऑर्डर। श्याम जी प्लीज अब बंद करिए। मैंने ये पूछा आपसे कि बंद कर कौन दिया। सी वो सीट है, बंद करिए मतलब ये जो पेपर लीक और ये सब अब देख रही है जनता, अब देख रही है कि आप कितना काम कर रहे हैं और जनता बताएगी कि आपने कितना काम किया है। अब आप उसी को, क्योंकि अब तो चुनाव के सालों तक सरकार में हो गए ना, अब आप उसी बात को बताते जाएंगे। आपकी कार्रवाई जनता देख रही है आपने कितनी की है, इसलिए उन बातों को मत, मेरा कहने का सवाल मतलब ये है। बिल्कुल, तो मेरा 7 सीट को सवाल आपसे लेकर जो के हम था, आश्वस्त हैं मेरा मीना सवाल जी। जो आपसे था श्याम झा जी, वो ये था कि तुलनात्मक रूप से आप अपने आप को कहाँ मजबूत पाते हैं? मदन राठौर जी की मेहनत से, उनके ग्राउंड फीडबैक से, कैंडिडेट सिलेक्शन में आपके जो प्रभारी आए हैं उन्होंने भी जो फीडबैक लिया है, तो आप तुलनात्मक रूप से 7 में से कौन सी 2, 3, 4, 5, 7 की 7 आपने बता दी। अब मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, ज्यादा मजबूत कहाँ खुद को देख रहे हैं आप? मीना जी, आपका जो सवाल है वो बहुत ही कठिन सवाल है, लेकिन इसका सरल सा जवाब यही है कि हम 7 सीटों पे ही मजबूत है। बहुत बूथ स्तर तक की हमारी तैयारी है और आप निश्चित पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम 7 सीट पे जीतेंगे। जी, तो बहुत ही मतलब इससे सिंपल कोई जवाब नहीं हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी परेशानी हमें समझ में आती है और आपने इसको स्वीकार भी कर लिया। तो मैं अक्सर देखती हूँ कि जो प्रवक्ताओं की कई सारी कैटेगरीज हैं, तो उसमें आप कंपैरेटिवली ईमानदार कैटेगरी में शामिल रहते हैं। डॉक्टर सुमित गर्ग, अब आप ईमानदारी से जरा ये बताइए कि आप अपने आप को कहाँ ज्यादा मजबूत पाते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए खींवसर सीट है, वहां पर आपका नहीं है कुछ, वैसे ही 84 है, वहां पर भी आप नहीं है, तो आप अपने आप को कहाँ मजबूत पाते हैं कि अपने दम पे आप सीट निकाल लेंगे? मीना जी, जहां तक हमारी बात है, मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में कहा था कि हमारी पार्टी पूर्णतः मजबूत है और पूरे प्रदेश में। जहां तक आपने 84 और खींवसर की बात की, तो ये अभी भविष्य के गर्भ में है। अब ये तय नहीं हुआ है कि हम लड़ेंगे कि इंडिया गठबंधन लड़ेगा, लेकिन मैं ये बता देता हूं, अगर हम लड़े तो हम जीतेंगे और गठबंधन में लड़े तो इंडिया गठबंधन जीतेगा, हमें इसमें कोई दो राय नहीं। और अब मैं बता देता हूं हम क्यों जीतेंगे। मीना जी, पिछले 10 महीने में इस प्रदेश की जो अनुभवहीन सरकार को जनता देख रही है, वादा खिलाफी जो देख रही है, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, त्रस्त हो चुकी है, वो जो जनता देख रही है उससे प्रताड़ित है जनता। जनता जानना चाहती है कि आपने कहा था
कि हम आ गए तो 15-20 रुपए पर लीटर पेट्रोल के दाम यूं ही कम कर देंगे, 2 रुपए देके झुंझुना पकड़ा दिया। किसान को कहा था कि 2700 रुपए एमएसपी देंगे, 2300 रुपए पे तीसरी कर ली। ईआरसीपी के लिए कहा था हमें दे दो, हम पूरा दे देंगे। 3700 एमसीएम पानी लाने की बात हुई थी, 2300 पे समझौता कर लिया। तो ये सारी चीजें इस प्रदेश की जनता देख रही है। और हाल ही में अभी आज की बात करूं तो किस तरह से चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है, वार्ड भरे हुए हैं, रोगियों के लिए दवाएं नहीं है। तो इन सब चीजों से इस प्रदेश की जनता आगे जा चुकी है। वो कंपेयर कर रही है कि आज से 10 महीने पहले क्या होता था, किस तरह की व्यवस्था इस प्रदेश में थी, किस तरह की कानून व्यवस्था थी, किस तरह की अच्छी चिकित्सा व्यवस्था थी। अभी थोड़े दिन पहले आपने ही बताया कि हमने जो बच्चियों के लिए स्कूटियां लेके आए थे, आज वो जंग खा रही हैं। वो कहीं ना कहीं इनकी जो अकर्मण्यता है उसको सामने लाती है। जनता इन सब चीजों को देख रही है। उसका जो रिएक्शन है, मैं ऐसा मानता हूं कि सातों विधान उपचुनाव में सातों विधानसभाओं में आएगा। और भाजपा की तो तय है कि हार होगी। बाकी इंडिया गठबंधन जीतता है कि कांग्रेस अकेली जीतती है, ये भविष्य के गर्भ है। जगदीश जी, ये सिर्फ डॉक्टर सुमित गर्ग को ही दिख रहा है या आपके आसपास आप सुनते हैं, लोगों से आम फीडबैक मिलता है कि सरकार की वर्किंग को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं? तब हरियाणा के चुनाव में तो सबको दिख रहा था, चौकने आ गए थे घर बनकर। इतना नहीं था वहाँ क्या हुआ। पहले से ही जलेबी बनाने का काम शुरू होता है, ये ऐसे ही दिखता है। चुनाव है, चुनाव में आसानी आवाज नहीं है। बाकी सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज। मैंने कहा हरियाणा में जो है, अब मिल रही है कि नहीं आवाज? बिल्कुल। हाँ जी, आवाज। अरे अरे अरे, हाँ, हरियाणा में जो है वो ऐसे ही सबको लग रहा था कि जीतेंगे, सातों की सातों जीतेंगे या क्या है, पूरी सरकार बनाएंगे 2/3 से। और 90 में से कितनी सीटें जीती, तो सरकार बनाने रखा रह गया। सब जलेबी खरीदी हुई रखी रह गई, बैंड वाले रखे रह गए। सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं और आपने ऐसा सब्जेक्ट रख दिया है जिसमें कुछ भी कयास लगाए जा सकते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है, तब चीज चलेगी। दोनों ही पार्टियां सातों सीटें जीत रही है। अब इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, और वक्ता जो है अपनी पार्टी के बारे में कुछ ही बोलेगा कि हम तैयार हैं। तो दिक्कत ये है कि डिबेट जब ऐसे सेंस पे हो रही है, जब कुछ भी बोला जा सकता है, तो उसमें निर्णय कुछ नहीं हो सकता। बाकी स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के इलेक्शन के बाद एक बूस्ट मिला है, उनको एक नया नारा मिल गया है, और उस नए नारे ने पकड़ भी शुरू कर दी है। ये स्थापित हो गया कि जहां उनकी सबसे कमजोर स्थिति थी हरियाणा में, उसको आजमा कर भी देख के आए हैं। जी राजीव जी, ऐसी सूरत में जगदीश जी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई अभी तो हवा में तीर मारना है, लेकिन सवाल ये है कि हरियाणा चुनाव से पहले लगभग 1.5 महीने बहुत सारी चर्चाएं हुई हरियाणा चुनाव को लेकर, और बहुत सारे बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक थे उन्होंने कहा सीधे सीधे वहां पर कांग्रेस सरकार बना रही है, बीजेपी का सफाया हो रहा है। वो राजनीतिक विश्लेषक जब इस तरह के अपने कमेंट्स देते हैं और उसके बाद जब वो विफल होते हैं तो पता चलता है कि उनकी दरअसल पकड़ कितनी है, वो लोगों से कितना संवाद करते हैं, उनके पास जो फीडबैक आता है वो कितना सही आता है। हमने इसी कार्यक्रम में जो हम 4 बजे करते हैं राष्ट्रीय विषयों पर, उसमें हमने ये बात करीब 4 से 5 बार पिछले 1 महीने की चर्चा के दौरान कही थी कि कहीं हरियाणा में छत्तीसगढ़ जैसी कहानी तो रिपीट नहीं हुई है। जब कांग्रेस को लग रहा था सरकार बन रही है, जब बीजेपी खुद नहीं सोच पा रही थी कि छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। वैसी ही चर्चा हरियाणा को लेकर कुछ लोगों ने की थी कि जो दिख रहा है और जो जमीन पर है उसका जो फर्क नैरेटिव बनाकर प्रचारित और प्रसारित किया जाता है, उसी को करेक्ट करने के लिए या उसी को समझने के लिए हम इस तरह की चर्चाएं करते हैं। तो राजीव तिवारी की सरकार की सेहत पर इस 7 सीट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुख्यमंत्री चाहे 1 सीट भी नहीं जीते तब भी इस कारण से मुख्यमंत्री भी नहीं बदलने वाला।
क्योंकि सत्ता पक्ष या कोई भी राजनीतिक दल भी इस बात को जानता है कि चुनाव में किस किस तरह की कहाँ समीकरण है। लेकिन आज की तारीख में जब बैठकर हम ये देखते हैं कि 7 सीट में से सत्तारूढ़ दल कहाँ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में इसलिए हारी, एक बड़ा कारण कि हुड्डा ये चाहते नहीं थे कि 50 से ज्यादा सीट आए। शैलजा की नाराजगी खुलेआम आ गई थी। सुरजेवाला की अपनी उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं थी। राजस्थान में भी हमने 1 साल पहले जब चर्चाएं की थी तो कई बार आपने कहा था कि देखिएगा चुनावों के नतीजों के बाद क्या होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत 90-90 के फेर में उलझाना चाहते थे प्रदेश को, लेकिन प्रदेश की जनता ने नहीं उलझाया। तो सवाल ये है कि इस वक्त प्रदेश की जनता के जहन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है? देखिए, राजनीतिक विश्लेषक इसीलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि वो आजकल क्या है कि वो टीवी डिबेट्स देखकर टीवी डिबेट कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा, आप देखिए, सुबह कोई डिबेट चल रही होगी, शाम को वही दूसरा विश्लेषक वही बातें सारी घुमा फिरा के कर रहा होगा। वो फील्ड में नहीं जा रहे हैं, उन लोगों से नहीं मिल रहे हैं। जब तक आप लोगों से नहीं मिलेंगे, और आजकल मैंने पहले भी कहा था आप ही के चैनल पे चर्चाओं में कि अब लिटरेट हो गया है, बहुत पढ़ा लिखा समझदार हो गया है वोटर। पहले भी था, ग्रामीण वोटर तो और ज्यादा समझदार हो गए हैं। तो वो आपसे बात कुछ और करेंगे, उनके मन की बात कुछ और होगी, और हम उन बातों को समझकर अपना मत प्रकट कर देते हैं कहीं पर भी कि नहीं साहब ये पार्टी जीत रही है, या ये पार्टी मजबूत है, ये कैंडिडेट मजबूत है, ये तो बिल्कुल श्योर एंड श्योर निकलेगा। तो वो चीजें जब इसके विपरीत परिणाम आते हैं, अब हाल के हरियाणा के चुनाव में सारे टीवी चैनल्स के जितने भी एग्जिट पोल थे, सब में कांग्रेस की सरकार बन रही थी। मैं वही बोल रही हूँ, जिस दिन परिणाम आए उसी सारे दिन वही एग्जिट पोल और सारे राजनीतिक विश्लेषक, हरियाणा से जुड़ने वाले कई वरिष्ठ लोगों ने बार बार ये कहा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, ये शब्द थे। तब हमारी मैं यही बात पे आ रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ। रीजनल राजीव जी, हमारे न्यूज 24 के रीजनल डिजिटल के हेड हैं विजय शंकर, और विजय शंकर जी ने मुझे एक बार नहीं 4 बार, इसीलिए हमने कार्यक्रम के दौरान भी इस बात को रखा कि क्या छत्तीसगढ़ हरियाणा में रिपीट होता दिख रहा है, क्या यहाँ बीजेपी की सरकार बन गई, जो कि दिख नहीं रही है, लोगों को लग रहा है कांग्रेस की सरकार बन गई है। तो मैं यही कह रहा हूँ आपको कि हम जाते हैं एक पार्क में 6 कुर्सियां लगाई, 6 विद्वानों को बुला लिया और वहीं बैठ के चर्चा कर ली। अपने अपने पक्ष के 20-20, 25-25 लोग बुला लिए, वो अपनी बात कह जाते हैं, वो अपनी बात कह जाते हैं, और उसी का लब्बो लबाब हम जो एंकर होते हैं या जो भी उस डिबेट को कंडक्ट कर रहे होते हैं वो बोल देते हैं कि नहीं साहब ये हमारी समझ में ये आ रहा है। अरे आप जनता से तो मिलो, जनता के बीच में तो जाओ। आप ये जो प्रिंट मीडिया है उसके अंदर आप जितनी रिपोर्ट्स आप पढ़ लें किसी भी प्रिंट की, बड़े से बड़े अखबार की, उसमें यही आता है कि मैं चाय की थड़ी पे पहुंचा, वहां 5 जने राजनीतिक चर्चा कर रहे थे। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि आप किसी भी थड़ी पे पहुंच जाओ, किसी थड़ी पे कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हो रही होती है, और उसमें मैं भी शामिल हो गया। वहां मुझे इस फलाने राम ने ये कहा, फलाने राम ने ये कहा। अरे आप इससे अपना मानस कैसे बना सकते हो? जब तक आप खुद फील्ड में नहीं जाके लोगों से, जो सामान्य लोग हैं उनसे बात नहीं करेंगे, आपकी घरों तक पहुंच नहीं होगी, वहां के लोगों का आप मानस नहीं जानेंगे, तब तक आप कैसे अपना कंक्लूजन दे सकते हैं? और यही वजह हो रही है कि पिछले कई चुनावों में सारे राजनीतिक विश्लेषक फेल हो रहे हैं। 2004 से तो खुले खुले साफ साफ दिख रहा है, इंडिया शाइनिंग का नारा तो था। यह है कि थोड़े दिन इस तरीके की जो बातें होती हैं, डिबेट्स होती है, उनको चैनलों को भी बंद कर देना चाहिए, अखबारों को भी बंद कर देना चाहिए, तब ये जाके राजनीतिक विश्लेषक सुधरेंगे। हम भी हैं उसमें शामिल, ये नहीं है, क्योंकि रोज आप डिबेट पे आओ, अपना चेहरा दिखाओ, अपनी बातें कह दो, अपना मानस बता दो, लोगों का मानस गढ़कर बता दो, और बाद में हो जाए तब आप उस दूसरे पक्ष का बोलने लग जाओ।
अरे नहीं, हमने तो ये बात भी कही थी कि नहीं ये उसका उलट भी हो सकता है। अरे कहाँ से हो सकता है, आपने तो कही नहीं है बात। राजीव जी सवाल ये है कि यहाँ पर जो भी कहा जाता है वो रहता है कायम, वो रिकॉर्ड किया जाता है, वो निकल जाता है। तो इसलिए जब आपने कहा था कि भाई ये चुनावों की तारीख सही नहीं है तो तारीख बदलनी पड़ी थी। जब आपने कहा था कि ये 25 में से लगभग 10 से 14 सीट पर कंपटीशन साफ साफ दिख रहा है, तो वो दिख रहा था। तो इसलिए आज आपकी बातों की चर्चा हो रही है और उन लोगों की रचनात्मक एक तरह से छीछा लेदर हो रही है जिन्होंने हरियाणा में सीधे सीधे बीजेपी की सरकार बनाई। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं ये बात इसलिए आज चर्चा कर रही हूँ क्योंकि पिछले 1 महीने में हरियाणा को लेकर हमारी चर्चाओं में हमने कई बार ये सवाल उठाया था कि जितना साफ साफ ही दिख रहा है, क्या वाकई में उतना साफ रिजल्ट परिणाम होगा या यहाँ पर हरियाणा में साफ साफ दिख रहा था कि हुड्डा जी, शैलजा जी और वो तीसरे जो है ना वो सांसद सुरजेवाला है क्या, हाँ, इन तीनों के बिल्कुल अलग चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं चंडीगढ़ 3 साल रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ 3 साल रहा हूँ और वहाँ की हरियाणा की राजनीति को काफी कुछ समझता भी हूँ। हुड्डा जी को भी मैं जानता हूँ, शैलजा जी से भी मिला हुआ हूँ और सुरजेवाला जी से भी मिला हुआ हूँ। मैं तीनों का वो जानता हूँ कैसे किस दिशा में चलने वाले हैं। हुड्डा जी कभी कुर्सी छोड़ना पसंद नहीं करते, वो अपने आगे किसी को उठता हुआ देखना नहीं पसंद करते। तो ये सारी चीजें, शैलजा जी हैं वो कुंठाग्रस्त हैं बहुत दिनों से कि भाई मैं इतनी बड़ी नेता हो गई, दलितों का नेतृत्व करती हूँ लेकिन मुझे कोई भाव नहीं दे रहा है। तो ये हरियाणा में कांग्रेस अपने कारण हारी है, उसको किसी ने हराया नहीं है। बीजेपी वाले ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि हम जीत गए, अरे वो कांग्रेस ने जिताया उनको। राजीव तिवारी जी, राजस्थान में भी बीजेपी को लोकसभा में और विधानसभा में जो सीट कम मिली है उसमें भी बीजेपी बड़ा कारण है। हरियाणा में जो कारण था आंतरिक गतिरोध, वो राजस्थान में भी था। तो क्या राजस्थान में बीजेपी का वो आंतरिक गतिरोध पूरी तरह से खत्म हो गया? राकेश वशिष्ठ जी, राजीव तिवारी जी, आप अपनी बात पूरी करें। एक सेकंड और राकेश जी, सॉरी, मैं 1 सेकंड और मैं ये कह रहा हूँ, अभी आपने कहा था कि भाई ये 7 सीटें हारे चाहे जीते बीजेपी, सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा, मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ेगा और किसी को नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका फर्क महाराष्ट्र और झारखंड में पड़ेगा जी। ये सबसे बड़ी चीज है। मैं यही कहना चाहता था। राकेश जी, आप अपनी बात। ये ऐसा है मीना जी, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। ये तो कहा नहीं जा सकता कि अंतर्विरोध खत्म हुआ कि नहीं हुआ, प्रयास जरूर हुए और ये जो नतीजे आएंगे उसमें जाहिर होगा कि अंतर्विरोध कितना प्रभावी रहा और कितना प्रभावी नहीं रहा। लेकिन एक बात जरूर है कि अंतर्विरोध पहले जैसा सख्त कंसंट्रेट नहीं रहा, डायरेक्ट हुआ। पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए उससे कम कम जो है उसका प्रभाव पार्लियामेंट चुनाव में देखा गया। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में जो प्रयास हुए हैं और उसके बाद जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को उन्होंने जिम्मेदारियां सौंपने, उनका मन उन टटोलने की बात हुई है, उससे लगता है कि अंतर्विरोध पहले से कम हुआ है और इसका फायदा पार्टी को निश्चित रूप से मिलना चाहिए। एक अंतर्विरोध तो किसी पार्टी में कभी भी खत्म नहीं होता, कोई कुछ ना कोई नेता इसमें रहता ही रहता है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। और राजस्थान में भी यही स्थिति। ये बात एक अलग है कि अब इस तरह का अंतर्विरोध करने वाले पार्टी तो अब दोनों ही में है। आपका कांग्रेस में भी अंतर्विरोध अभी भी चालू है, भाजपा में भी अंतर्विरोध चालू है। तो केवल अंतर्विरोध के आधार पर चुनाव नतीजे को समान रूप से ही प्रभावित करेंगे ऐसा लगता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस में अंतर्विरोध ज्यादा बड़ा है, क्योंकि लोकेश शर्मा का जो कार्रवाई आई है सामने, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उससे कुछ ना कुछ असर इन चुनावों पर भी पड़ेगा। जो पहले से ही दो गुटों में बटी हुई थी पार्टी, उसका प्रभाव भी इन उपचुनावों में देखने को मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है, लोकेश शर्मा कोई वाकई में कोई चर्चा का भी विषय है या नहीं, ये भी अपने आप में एक सवाल है। बहरहाल अभी क्योंकि केंद्र अशोक गहलोत है, इसलिए
उनके द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है उसका राजनीतिक नफा नुकसान कितना देखा जा सकता है, कितना होगा, वो एक अलग सवाल है। लेकिन उपचुनाव से पहले राजनीतिक माहौल जो गर्मा रहा है उसमें बड़े बड़े नेताओं की उम्मीदें, सपने और राजनीतिक करियर, उस पर जो इस वक्त चर्चाएं हो रही है वही सबसे बड़ी है। क्योंकि अगर ये दो बड़े दिग्गज मैदान में किसी तरह से उतरते हैं और अगर किस्मत खुलती है कि नहीं, लेकिन उससे पूरी की पूरी सरकार की तस्वीर राजस्थान की बदल सकती है। तो राजस्थान की वर्तमान बीजेपी ऐसा करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी, सवाल ये भी है। बहरहाल सुर्खियां इस तरह से राजनीतिक दलों में बनी रहती है और इसीलिए हम चर्चा करते हैं कि जो सुर्खियां बनी हुई है उनके पीछे का सच क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड पे क्या कुछ चल रहा है, उनको लेकर क्या सोचा जा रहा है। इसलिए न्यूज़ 24 के दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखते हैं वो अपने सुझाव हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आपके विधानसभा सीट पर, जहां 7 सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं, वहां के लोग अगर इस कार्यक्रम को देखते हैं तो हमें अपने सुझाव भेजें, वहां के फीडबैक जरूर हम तक पहुंचाएं ताकि न्यूज़ 24 आप तक और ज्यादा सटीक विश्लेषण पहुंचा सके। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।